All right, Gio, very good morning. Let's start with today's discussion very quickly. कल की क्लास हमारी जैसी मर्जी क्लास लगी थी, अंधेरे में लगी थी, आदि कैसी भी लगी थी, बट एटलीस्ट उसमें हमने कॉन्सेप्ट काफी आगे कवर कर लिया था। रादर चैप्टर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली हमने कल डिस्कस किया था क्या? कंबाइंड लीवरेज। नो बच्चे, आप लोगों को अंजलि ऑपरेटिंग लीवरेज मालूम है, फाइनेंशियल लीवरेज मालूम है, इन दोनों का मल्टीपल विल बी कॉल्ड कंबाइंड लीवरेज। मुझे एक बार अंजलि आप ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताना। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बताना। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, प्रॉपर फॉर्मूला, माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल, तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ऐसे ही जो हमारे पास परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज का बताना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और फाइनेंशियल लीवरेज का क्या रहता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पर भी ये वाली दोनों चीजें कैंसिल हो गई, बट आर वी लेफ्ट विथ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक हो गया जी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। कल बेसिकली जो हम आगे बढ़े थे वो कंबाइंड लीवरेज को लेकर ही आगे बढ़े थे। जिन भी बच्चों ने कल की क्लास लगाई मुझे बताइए, स्टार्टिंग से हमारे पास होमवर्क के क्वेश्चंस कौन कौन से थे? 13, ओके जी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। 13 आपने बिना क्लास लगाए, आपको कैसे पता होमवर्क? अच्छा, मुझे लगा आपने बिल्कुल ही नहीं लगाई। सारी लगाई। अच्छा, होमवर्क नहीं किया, ठीक है चलेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज आ रही है बेटा आपके पास, एक तो 1.5 और एक 1.8। और फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास आ रही है इन सिचुएशन 1 प्लान ए 1.07। हाँ ठीक है चलेगा, 1.071। सिचुएशन 1 प्लान बी 1.034। सिचुएशन 2 प्लान ए 1.09 एंड सिचुएशन 2 प्लान बी 1.04। एक बार सभी बच्चे कंफर्म कीजिए इसे। जिन्होंने भी होमवर्क ट्राई किया, नहीं आ रहे आंसर तो प्लीज मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? 16 जी। कंबाइंड लीवरेज इसमें आ रही है 2.475। आप कुछ कह रहे थे? इस क्वेश्चन का एफएम का आंसर पीडीएफ में मिलेगा ही नहीं कभी। ओनली द रीजन बच्चा क्लास में नहीं करके आएगा जब पीडीएफ बनी बनाई मिलती है। एफएम में ये मेरा एक्सपीरियंस है, कॉस्टिंग में देनी पड़ती है, बट एफएम में मैं सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए पीडीएफ नहीं दूँ। हाँ जी सिचुएशन 2, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 में सिचुएशन 2 की फाइनेंशियल लीवरेज दोनों प्लान ए और प्लान बी। प्लान हाँ जी, प्लान ए और प्लान बी की सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में देखिए हमारे पास ईबीआईटी कितना है? 25,000। और प्लान ए में हमारे पास इंटरेस्ट माइनस हो रहा है 2,000। तो ईबीटी मेरे पास आ गया 23,000। करके देखो 25,000 डिवाइडेड बाय 23,000, 1.086 आ रहा है। तो भाई 1.09 ही हो गया। हाँ, और इधर 1,000 है तो 24,000। ये आपके पास कितना आ रहा है? 1.04। ठीक हो गया। चलो किसमें? 13th में कंबाइंड लीवरेज जिन्होंने पूछी हमसे। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं बता रही। ठीक है, कंबाइंड लीवरेज देखो 1A 1.61 ऐसा कुछ, ठीक है। 1B 1.55, 2A 1.96, 2B 1.87। क्या एग्जैक्ट आ रहा है? 1.875 चलेगा। हम कैसे आएंगे इसमें कंबाइंड लीवरेज? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी।
आप देखो आपके पास कंट्रीब्यूशन तो एक कॉमन फिगर रहेगी बेटा, कंट्रीब्यूशन कितनी है 45,000। अब मेरे पास ईबीटी 4 है तो उसके हिसाब से नोट कर लीजिए आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था ना, 16 ये हटा दे स्क्रीन। ऑनलाइन में आज कौन है, ओनली पाखी, ठीक है। हाँ जी, 16th में कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था 2.475 एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास परसेंटेज चेंज इन ईपीएस रहेगा 12.375%। ठीक हो गया। 16th के बाद आपके पास क्वेश्चन था 18th। 18th 18th में आपके पास ईएटी का आंसर आ रहा है 8750। किसी के पास आंसर नहीं आ रहा तो बता देंगे। आयुष नहीं आ रहा आंसर या आया नहीं, बता देते हैं। देखिए इधर हमारे पास कंट्रीब्यूशन टोटल कितनी हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन 3 लाख। अच्छा, अगर मैं इधर कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई करूं, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन 3 लाख है तो ईबीटी कितना आ जाएगा, ईबीटी आपके पास आ रहा है 12,500। ईबीटी 12,500 है, टैक्स रेट 30% है, ईएटी 8750 आ जाएगा। आप बताइए क्या मिस्टेक हुई इधर। फाइनेंशियल लीवरेज दी है मुझे तो लाइक। अच्छा, फॉर्मूला ये रखा। हाँ जी। अच्छा ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसे। 18th के बाद आपके पास क्वेश्चन था 20th आई बिलीव। 20th में वो ध्यान रखना था, सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो वाला, राइट। अच्छा, तब इनकम स्टेटमेंट आपके पास बन रही है, सॉरी लीवरेजेस के आंसर डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। 1.33 फाइनेंशियल लीवरेज 1.28 और कंबाइंड 1.71। 1.70 समथिंग आ रहा है तो 71 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं उसे, 1.71। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद 25th 25th। एक सेकेंड मुझे, 25th में आपके पास फर्म्स है MNPQR, इनकी ऑपरेटिंग लीवरेज 0.929, 1.259 या 1.26 चलेगा, 1.52, 1.87 और 1.6। कंबाइंड लीवरेज की बात करें 1.143, 0.963, 0.92, 1.174, 1.12। ठीक है जी। एंड बेटा यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, स्पेशली लुकिंग एट दीज फिगर्स, हमें पता है कि मेजर ऑफ लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 to 1। ये क्वेश्चन की तरफ से ड्राफ्टिंग एरर है। आईसीएस स्टडी मटेरियल वो ड्राफ्टिंग एरर लेकर काम कर रहा है, आपने भी ऐसे करना है। आपने ऐसा नहीं देखना कि ओ आंसर ऐसे आ रहा है कैलकुलेटर में तो हम प्रेजेंट भी नहीं करके आते पेपर में, प्रेजेंट जरूर करके आना है, नो मैटर व्हाट दी ड्राफ्टिंग एरर इज। ठीक है। अच्छा बच्चे, ये ड्राफ्टिंग एरर से एक और चीज दिमाग में आती है कि अभी रिसेंटली 17th को ही, परसों, एफएम और एसएम का पेपर होकर हटा है। उसमें हमारे पास जो 15 मार्क्स का एमसीक्यू था, ऑब्वियसली मैं देख नहीं पाई क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर आपको घर लेके जाने को मिलेगा नहीं, ठीक है। और एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर आपको रीडिंग टाइम में भी नहीं मिलता 15 मिनट्स में, आपको जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे तभी आपको वो बुकलेट मिलेगी। तो एक तरीके से एमसीक्यू बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि वो मेन 3 घंटों में देखना पड़ गया हमें। और स्पेशली केस स्टडी आ गई तो केस स्टडी मांगती है मल्टीपल रीडिंग, बच्चे का उन 3 घंटों में टाइम उसको डिवोट करना है। तो था क्या, स्पेशली अबाउट एफएमएसएम पेपर, दोनों में कहीं ना कहीं एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी थे। बच्चा ये कह रहा है मैम 100% ड्राफ्टिंग एरर है 10 नंबर के केस स्टडी में, जो हम आंसर निकाल रहे हैं दैट वाज नॉट इवन वन ऑफ द ऑप्शंस। तो समझ नहीं आ रहा मैम, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा घबरा गया इस चीज से, इमेजिन। तो उस चक्कर में जो 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था वो उसमें गलतियां कर रहे हैं, उसमें सामने हो तो ही फिगर को वो देख नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, ये होती है टेंडेंसी।
तो आपको एक तरीके से जहां पर भी ड्राफ्टिंग एरर्स आ रही हैं, यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। आईसीआई अगर कर भी रहे ना हरकत आपके साथ, आपने घबराना नहीं है। अगर आप कोई चीज अटेम्प्ट करके आते हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव में भी लेटर से हमारे पास इस तरीके का ड्राफ्टिंग एरर है, आपने एटलीस्ट अपनी तरफ से आंसर प्रेजेंट किया है, ग्रेस नंबर मिलेंगे या जो भी मिलेगा, या आईसीआई खुद एडमिट करता है कि ऑल्टरनेटिव आंसर इज ऑल्सो पॉसिबल, और एमसीक्यू की बात है तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे इफ देयर इज अ जेन्युइन ड्राफ्टिंग एरर ऑन फ्रॉम देयर एंड। बट घबराना नहीं होता। अब बच्चों ने क्या किया है, जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकले हैं रोते धोते मेरे को फोन किया, और मैंने उनको एक्चुअली एक एक क्वेश्चन पिन पॉइंट करके, बेटा ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, उनको तसल्ली दी कि यार तुम्हारे 40 तो बन ही रहे ना, उनको फेल होने का डर हो रहा था। मैं कहा यार आराम से अच्छे नंबर बनेंगे, ये देखो 40 तो मैंने अभी बनवा दिए तुम्हारे। फिर एक बच्चे का बाद में भी घर जाके कहती है मैम नींद नहीं आ रही, आप मेरे को एक एक क्वेश्चन अभी मेरे साथ डिस्कस करवाओ। आई नेवर डू दिस, बट वो इतना रो रही थी कि उसको फिर मेरे को बताना पड़ा, उसके आधा घंटा काउंसलिंग की है, और फिर उसको तसल्ली दी है नहीं बेटा तो पास तो हो रही है। दिस इज द माइंडसेट जो अच्छे से अच्छे एक स्ट्रॉन्ग बच्चे का बन जाता है, ओनली जस्ट बिकॉज आईसीआई ने अपनी तरफ से कुछ पंगा डाल दिया। तो अगर आपके लिए लेटर से वो 30 मार्क्स का कंटेंट थोड़ा सा ट्रिकी या डिफिकल्ट या चैलेंजिंग बना रहे हैं, बाकी 70% आपके लिए वो ठीक रख रहे हैं, आपको वो 70% को ही अपना वेपन बनाना है। ये ना हो वो 30 मार्क्स के चक्कर में 70 बिगाड़ के आ रहे हो जो ये बच्चे कर गए थे। ठीक है जी। तो प्लीज मैं अभी से क्यों वार्न कर रही हूँ, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ हमें क्लासेस लगाते हुए, बिकॉज अगर हम टाइम टू टाइम आपको ऐसे रिमाइंडर्स देंगे तभी आप इन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। दिस इज वन सब्जेक्ट विच इज कॉन्सेप्चुअली वेरी इजी, बिल्कुल मक्खन सब्जेक्ट में से एफएम को बोलती हूँ कि इसकी प्रेपरेशन में इतना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। पेपर में जाके हल्का सा इधर उधर वो कोई नए पॉइंट्स अगर ले आए तो घबराना नहीं है, स्टिल रिमेनिंग पेपर विल बी वेरी मच इन योर। ठीक हो गया जी। ओके चलो, 25 के बाद और कौन सा क्वेश्चन था, उसके बाद 30th ओके, इसमें भी हमारे पास लंबा चौड़ा आंसर बनेगा। अगर मैं 30th की बात करूं, सिचुएशन 1, 2 और 3, 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 एंड 3, इनकी हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ रही है बच्चे 1.14, 1.33 और 1.6। अच्छा, सिचुएशन 1 प्लान ए और बी में फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास आ रही है 1.09 एंड 1.04, 1.05 है, 045 है, अच्छा ठीक है। सिचुएशन 2 प्लान ए एंड बी, फाइनेंशियल लीवरेज है 1.11 एंड 1.05। सिचुएशन 3 प्लान ए एंड बी 1.14 and 1.06। कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज में 1.24, 1.19, 1.48, 1.4, 1.82 एंड 1.7, ये फिगर्स है जी आपके पास। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन विच गिव हाईएस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड लीवरेज में हाईएस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करे, किधर है हाईएस्ट वैल्यू, सिचुएशन 3 प्लान ए। तो आप बताएंगे दैट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इन सिचुएशन 3 प्लान ए। और इन्होंने हमसे लोएस्ट वैल्यू भी पूछी है। हाँ जी, लीस्ट वैल्यू किधर दिखाई दे रही है, सिचुएशन 1 प्लान बी, सिचुएशन 1 प्लान बी, ये आपको एक कमेंट देना था। ठीक है, 30th के बाद भी कोई था, 33, ठीक है। 33 में अगर मैं से इनकम स्टेटमेंट की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 33 में इनकम स्टेटमेंट, अब आई वुड से ईएटी दोनों जगह 27,500 आ, चेक करना, ट्राई किया ही नहीं। सेल्स 40 लाख, 18 लाख, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख, 12 लाख। तो कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा है 10 लाख और 6 लाख। कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख एंड 4.5 लाख।
तो आपके पास EBIT आ जाएगा, 2 लाख एंड 1.5 लाख। EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे 1.5 लाख एंड 1 लाख, तो आपके पास आ रहा है EBT 50,000 एंड 50,000। टैक्स रेट being 45%, आपके पास EAT आ रहा है 27,500। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट थी बेस्ड ऑन जो आपके पास एक काइंड ऑफ समरी कल डिस्कस करवाई थी या होमवर्क असाइन करते हुए कि कैसे काम करना है। ठीक है जी, ये इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। अगर इसमें कोई परेशानी आई हो तो बता देना। और तो कुछ होमवर्क भी था? अगेन बच्चे, इट इज अ रिक्वेस्ट, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी समवट फास्ट पेस्ड। आप देख ही रहे हैं इधर ना क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी आ रहा है। एटलीस्ट इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एटलीस्ट हम फास्ट पेस रखेंगे। जहां जहां लगा होगा कि नहीं थोड़ा सा टेक्निकल चला गया है, हम अपने आप ही स्लो हो जाते हैं। बट जब तक वो पॉइंट नहीं आ रहा, आप अपने तरफ से काम अप टू स्पीड रखेंगे। चलिए, आज का ताजा कार्यक्रम शुरू किया जाए, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 22। पहले हम पिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अभिनव, होमवर्क में कोई डाउट? परफेक्ट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 4.15 पढ़ते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स of RST Limited for the year ended 31st March 2015 are given below। हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, कंबाइंड लीवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, सेल्स आपको गिवन है, 12% डिबेंचर्स दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इनकम टैक्स पे। रिक्वायरमेंट देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। चलो जी, पहली पहली रिक्वायरमेंट, क्या हम यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप प्रॉपर्ली लिखकर बताएंगे, कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। हमारे पास कंबाइंड लीवरेज गिवन है 2.8, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है 1.4, तो फाइनेंशियल लीवरेज आ रही है हमारे पास 2 टाइम्स। चलिए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, पीवी रेशो एंड ईपीएस। वैसे इसके लिए आपको काइंड ऑफ इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। हमें अगर ईपीएस तक जाना है तो मतलब प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट। जो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले हम एक ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कर ले। हाँ जी, सेल्स, सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से हमने माइनस किया फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आया ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस किया इंटरेस्ट, तो हमारे पास आया ईबीटी, फिर टैक्स एट द रेट 30%, तो ईएटी। और आई थिंक इसमें प्रेफरेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही हमारे पास बन जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके हमारे पास आ जाएगा ईपीएस। चलिए, अब जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है जी 2,04,000, फिर उसके बाद सेल्स 30,00,000, फिर उसके बाद डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 12। हाँ जी, आप कितना बता रहे हैं इंटरेस्ट में? 2.5।
2,55,000, ओके। एक सेकंड दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 17 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1,70,000। चलो, अब क्या काम करना है बताओ, कैसे करना चाहेंगे? ईबीआईटी निकालेंगे। कौन सी लीवरेज यूज करेंगे? फाइनेंशियल लीवरेज यूज करके। बच्चे यहाँ पर ना देखो, दो अल्टरनेटिव्स हैं। आप ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल कर भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ईबीआईटी नहीं है, बट इन दोनों के बीच का फासला है फिक्स कॉस्ट का, वो तो है। सो कैन बी से इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट के फिगर गिवन है, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी। एक बार ये कंट्रीब्यूशन आ गई, आई बिलीव आगे का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, और आप जैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज है, तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो जाएगी हमारे पास? इट विल बी ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो दोनों तरीकों से काम पॉसिबल है। बट देर वॉज वन क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर वो यही क्वेश्चन था या अलग था। उसमें ये वाला काम करोगे तो अलग आंसर आ रहा है, ये वाला काम करोगे तो अलग आंसर आ रहा है। आई थिंक देर वॉज दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। मैं ढूंढती हूँ कि ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन था। मीन आप लोग अपने लेवल पे एक बार सॉल्व करना। हाँ जी, आप किसी से भी कर लो जो आपको स्ट्राइक करता है। कोई कोई दिन ऑपरेटिंग से कर लो। आई विल लुक फॉर इट। कोई तो था आई थिंक, मिल गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 35। इट हैज सिमिलर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 35 देखना, बिल्कुल लास्ट में। क्या सिमिलर इंफॉर्मेशन है उसमें? कोई फिगर, मतलब ऐसा तो नहीं कोई चीज एक्स्ट्रा दी हुई उन्होंने हमें, या कम दी हुई हो? वही सेम इंफॉर्मेशन है। रादर रिक्वायरमेंट भी मुझे सेम ही लग रही है सारी, राइट? ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अलग अलग हो रही थी। ये क्वेश्चन था। तो बेसिकली जो अभी आपका क्वेश्चन है 122, उसमें सेम आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले 22 सॉल्व करते हैं, फिर 35 की बात करेंगे। चलिए, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी की फिगर आ जाएगी तो मुझे बता देना। 6,57,500 कंट्रीब्यूशन, 7,00,000। क्या इसमें भी अलग अलग आंसर है? ईबीआईटी 5,10,000 आ रहा है। कैसे बता रहे हो याशन अंजलि आप लोग? फाइनेंशियल लीवरेज वाला फॉर्मूला यूज करके। तो अगर मैं यहीं से ही कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इट इज कमिंग टू बी 7,14,000। अब शालिनी मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन आपने जो मुझे बताई वो कौन से उससे कॉन्सेप्ट से बताई? ऑपरेट मतलब इधर भी चैलेंज है, मैंने देख लेते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी है? 1.4। कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं, और फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 2,04,000। इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशंस रीचेक करो शायद एक बार। ठीक है जी, ठीक है। कितना? 7,14,000 आगे जी। तो चाहे आप पहले फाइनेंशियल लीवरेज यूज करें, चाहे ऑपरेटिंग लीवरेज, आपकी जो ये मेन फिगर्स हैं कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, ये फिगर्स हैं 7,14,000 और 510। चलिए, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए। वेरिएबल कॉस्ट जो आना होगा आ जाएगा। बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट इज कमिंग टू बी
2286,000 ठीक है जी। ईबीटी हमारे पास 2,55,000 आ गया। तो हमारे पास इससे ईएटी आ रहा है 178500 एंड हेंस ईपीएस आ गया 1.05। चेक करना। 1.05। इनकम स्टेटमेंट हो चुकी है कंप्लीट और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसे आंसर कर दीजिए। पीवी रेशो, पीवी रेशो क्या होता है? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। 7,14,000 सेल्स 30 लाख का कितना परसेंट है? 23.8%। सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गई। हाँ जी, थर्ड रिक्वायरमेंट चलिए स्टार्ट करें। थर्ड रिक्वायरमेंट, इफ द कंपनी belongs to an industry whose assets turnover is 1.5, does it have a high or low assets turnover? देखिए, हम यहाँ पर इस चैप्टर में ना रेशोज बहुत देखते हैं। अब आ गई है हमारे पास एसेट्स टर्नओवर रेशो। आई थिंक आपने कल भी क्वेश्चन में की थी। उसका फॉर्मूला क्या था? सेल्स अपॉन एसेट्स। सेल्स अपॉन एसेट्स, ठीक है जी। कह रहे हैं इंडस्ट्री की एसेट्स टर्नओवर है 1.5, कंपनी स्पेसिफिकली की इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हाई है या लो है, तो अब कंपनी की कैलकुलेट करवा दो जी। कंपनी की सेल्स कितनी है? 30 लाख। अब कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं? ये क्वेश्चन हमें क्या डायरेक्टली बता रहा है एसेट्स कितने हैं? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो यहां पर हमारे पास लाइबिलिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है? इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अवेलेबल और डिबेंचर्स। बस। तो हम बोलेंगे ड्यू टू लैक ऑफ डेटा हमको कुछ और तो समझ में नहीं आ रहा, हम ये काम करेंगे 17 लाख प्लस 21.25 लाख हमारे पास टोटल एसेट्स 38,25,000। चलिए जी, 38,25,000 को डिनोमिनेटर में रखकर आपके पास 0.78 टाइम्स आ। ठीक है जी, पहले यहाँ तक का काम कंप्लीट करो। हाँ जी, अब फिर आप कमेंट दोगे कि एज कंपेयर टू इंडस्ट्री कंपनी की लो एसेट्स टर्नओवर है। कंपनी का तो 1.5 है, इसका लो है, इसका उससे लो है, तो आप ये कमेंट दे दोगे दैट कंपनी हैज लो एसेट्स टर्नओवर ब्रैकेट में 0.78 एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का कितना है? 1.5। अच्छा, अब हम एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं आखिर ये एसेट्स टर्नओवर होता क्या है, ये रेशो हमें बताती क्या है। बेसिकली ये रेशो बताती है कि हाउ एफिशिएंटली आर वी यूजिंग आवर एसेट्स। ऐसा तो नहीं है कि हमने एसेट खरीद के तो रख लिए हैं, बट हम सेल्स नहीं जनरेट कर पा रहे, उनको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। तो अगर इंडस्ट्री के एसेट्स टर्नओवर 1.5 है, इसका क्या मतलब है कि वो अगर 1 रुपए का एसेट रखती है तो वो सेल्स कितने की जनरेट कर रही है? 1.5 की। वेरएज कंपनी अगर 1 रुपए का एसेट रख रही है तो वो सेल्स कितने की जनरेट कर रही है? 0.7 की। सो कंपनी इज नॉट दैट एफिशिएंट इन इट्स ऑपरेशंस।
इसका टर्नओवर जनरेशन थोड़ा सा लो। ठीक है जी, चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन काफी साल से मेरी बुक्स में है, आईसीआई के ही सोर्सेस से, अल्टीमेटली चारों रिक्वायरमेंट्स के साथ था, बट यही सेम क्वेश्चन सिर्फ इन 3 रिक्वायरमेंट्स के साथ नवंबर 2023 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। मतलब सेम क्वेश्चन विद सेम फिगर्स थी, बट उन्होंने 4th रिक्वायरमेंट नहीं पूछी थी, 5 नंबर में बनती भी नहीं थी 5 नंबर में इतना सारा काम पहुंचना। खैर, 4th रिक्वायरमेंट बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, हमने डिस्कस करनी है। देखिएगा, at what level of sales EBT of the company will be equal to 0। देखो, कहीं ना कहीं सेल्स चेंज करा रहे हैं। अब हमारे पास जितनी भी लीवरेज है, उसमें सेल्स का इम्पैक्ट एक तो आता है ईबीआईटी पर। कौन सी लीवरेज बताती है? बट यहाँ पे वो ईबीआईटी नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? EBIT। एक और लीवरेज होती है जो कि सेल्स का इम्पैक्ट किस पर बताती है? कंबाइंड। कंबाइंड किसका? सेल्स का इम्पैक्ट ईपीएस पर। ईपीएस पर। अच्छा, एक ना आपको नोट बताया हुआ है कि इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, जो परसेंटेज चेंज ईपीएस का होता है वही परसेंटेज चेंज ईबीटी का होता है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एंड पॉइंट ईबीटी पूछ लिया, तो हम एक काम करते हैं ना, हम पहले परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को ही समझ के काम कर डालते हैं, कंबाइंड लीवरेज यूज कर लेते हैं और फाइनल हमें आंसर बता देंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली ये तो क्लियर हो गया ना, हमने क्या यूज करनी है? कंबाइंड लीवरेज। चलो, आपने यहाँ पर लिखा combined leverage is equal to परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईबीटी लिख देना, हमें पता है इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इन दिस केस, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमारे पास कंबाइंड लीवरेज कितनी है? 2.8। अच्छा, अब ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना हो, ये कह रहे हैं ईबीटी 0 हो जाए, इनकी रिक्वायरमेंट ये है। मतलब अभी जितना भी ईबीटी चल रहा था, अगर उसको 0 पे लाना है, मतलब 100% डिक्लाइन लाना है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। तो अब आप बताओ परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आ रहा है? इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक खींचिए ना। 35.7143। 35.7143%। ठीक है, जितना हम डेसिमल प्लेसेस को आगे खींचेंगे उतना हमारे फाइनल आंसर में एक्यूरेसी रहेगी। तो अब आप बताइए रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू, उन्होंने ये पूछा ना सेल्स लेवल, ओरिजिनल सेल्स कितनी है? 30 लाख, इसको गिरा दो 35.7143% से, क्योंकि ईबीटी गिराना है तो सेल्स भी गिरानी है। तो रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू इज गोइंग टू बी 19 लाख 28,571। ये लीजिए। बताइए, ये रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई? क्लियर है सभी को ये? मैम जहाँ पे एसेट्स की इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है वहाँ पे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी assumption लिख के आना होता है। मतलब अजम्पशन क्या? नॉर्मल लॉजिक ही है, और जितनी लाइबिलिटीज गिवन है उनको एड अप कर दोगे। और तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ना, और कोई तरीका था ही नहीं इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने का, यही करना पड़ेगा। अच्छा बच्चे, अब देखिए, ये काम तो लीवरेजेस की हेल्प से था। एक और चीज है कि यही रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू निकालने का एक और तरीका हमारे पास बनकर रहेगा। उसके लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाती हूँ। आपके पास इसी क्वेश्चन के बाद एक ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस में आप 3 वर्टिकल सेक्शंस क्रिएट करेंगे। 3 वर्टिकल सेक्शंस क्रिएट करेंगे, ये होगा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ये होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और ये होगा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ जी, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन हिंदी में लिखने हैं, वो सेल्स
जिस पर EBIT 0 हो, वो सेल्स जिस पर EBIT 0 हो, तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ये सेल्स इन रुपी का एक फॉर्मूला, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वो EBIT जिस पर EPS 0 हो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर ऑल एक EBIT होता है, और इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, वो EBIT जिस पर EPS 0 हो। ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का पीछे फॉर्मूला है। हाँ जी, इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। और फिर ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, वो सेल्स जिस पर EPS 0 हो। तो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, ये एक सेल्स वैल्यू इन रुपी ही होती है, इज इक्वल टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो। जब नोट हो जाएगा तो बता दीजिएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट हाँ जी, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया। अब एक बारी इसी क्वेश्चन की जो फिगर्स हैं उनकी हेल्प से बात को समझते हैं। लेट अस से ये क्वेश्चन हमसे पूछता ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जो कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, वो तो बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो एक बार आप देखो, हमको वहां पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट होता है उसका यहाँ पर मतलब क्या होता है, EBIT। हमारा टारगेट है EBIT को 0 करवाना। मुझे बताओ EBIT के ऊपर की कहानी क्या है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 2,04,000। अगर मुझे अपना EBIT 0 करवाना है तो मेरी कंट्रीब्यूशन को भी होना पड़ेगा 2,04,000। और क्वेश्चन में पूछता है सेल्स कितनी हो ताकि EBIT 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे देखो जी इस क्वेश्चन में हमारे पास पीवी रेशो थी कितनी, 23.8। कंट्रीब्यूशन सेल्स का 23.8% होता है, तो हमने इस चीज को डिवाइड कर देना है 23.8% से, हमारे पास सेल वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमने क्या बनाया, जितनी अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बात समझ में आ गई है जी फॉर्मूला। अच्छा, फिर ना कई बार एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो EBIT की वैल्यू क्या है जिस पर EPS 0 आएगा। एक बार मुझे EBIT के आगे की कहानी बताओ, इंटरेस्ट माइनस होता है तो EBIT में से टैक्स माइनस होगा तो EAT। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है तो यही अर्निंग्स फॉर इक्विटी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करोगे तो EPS आएगा।
टारगेट इज ईपीएस को जीरो बनाना। अगर ईपीएस जीरो बनाना है, इन दिस केस वेयर देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब ईएटी को जीरो बनाना है। ईएटी को जीरो बनाना है तो ईबीटी को भी तो जीरो ही बनाना पड़ेगा। एक बार ही सोचो, राइट है जी। अच्छा, मेरे पास इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में? 2,55,000, मतलब मेरे ईबीआईटी को भी होना पड़ेगा 2,55,000। तो रिक्वायरमेंट आंसर हो गई वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो हो। हमने फॉर्मूला भी बनाया हुआ है। अब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को ले जाओ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है उसको भी प्री टैक्स बेसिस पर ले लो, बट अल्टीमेटली ईबीआईटी इज जस्ट एनफ टू कवर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशंस, सो दैट इक्विटी वालों के लिए ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में कुछ बचे, बिल्कुल जीरो बचे उनके लिए। बात समझ में आ रही है जी फॉर्मूला? अच्छा, अब क्वेश्चन पूछता है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। वो कहते हैं सेल वैल्यू स्टार्टिंग से बताओ, ये वाली जिस पर ईपीएस जीरो। अब अगेन इस क्वेश्चन में चलो, ईपीएस जीरो मतलब इधर तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ईएटी जीरो, ईबीटी को भी जीरो करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है? 2,55,000, तो मेरा ईबीआईटी कितना आना चाहिए? 2,55,000। हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 2,04,000। तो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन को अब कितना होना पड़ेगा ये बताना, तो 4,59,000 आई बिलीव, 4,59,000। ये कॉन्ट्रीब्यूशन में 4,59,000 बना कैसे है? मैंने सिर्फ दो एलिमेंट्स को ऐड किया है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, कि मेरी कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कवर हो जाए, मेरे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी कवर हो जाए, इवेंचुअली इक्विटी के नाम का कुछ ना बचे। तो मेरे न्यूमरेटर में क्या आता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टारगेट कंट्रीब्यूशन को, और हमें पता है कंट्रीब्यूशन से सेल्स पर कैसे पहुंचेंगे? डिवाइड बाय पीवी रेशियो करके। ठीक है जी। अगर इस क्वेश्चन में आप और करके, यहां पर और करके यही चीज रिक्वायरमेंट का आंसर दे, रिक्वायरमेंट दोबारा से पढ़ो, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी विल बी जीरो। पॉइंट इज, क्या हम यहाँ पर ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहते हैं? वो सेल्स जिस पर ईपीएस जीरो। खैर इस क्वेश्चन में ईपीएस जीरो मतलब ईबीटी जीरो, तो हम वो सेल्स का आंसर दे सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपके पास 2,04,000, फिक्स्ड फाइनेंशियल है 2,55,000, पीवी रेशियो है आपके पास 23.8%। कैलकुलेट करो, आंसर तकरीबन 19,28,000 ही आना चाहिए। एग्जैक्ट वही आंसर है। ठीक, पॉइंट हाँ जी जी। ठीक है, चलो, ऐसा है आपका कंफर्ट लेवल अगर लीवरेज यूज करने से है, बेशक लीवरेज यूज कर लो, बट हो सकता है कई बार आप आईसीए के किसी रिसोर्स में, उनके स्टडी मैट में, पुराने सजेस्टेड आंसर में इस तरीके का काम देखे, तो घबराना नहीं है। आपका तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए, जहां पर भी डाउट है मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, चलो, ऐसा है आप एक बारी के लिए क्वेश्चन नंबर 35 को अपने होमवर्क में ले जाइएगा। Again, I'm telling you कि this is the question from ICI module which offers alternative answers, क्योंकि उनकी तरफ से ड्राफ्टिंग एरर है। I will just tell you कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। मेनली उन्होंने सॉल्व किया हुआ है ऑपरेटिंग लीवरेज को पकड़ के। उनके पास जो भी आंसर आ रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज को पकड़ के आ रहा है। लास्ट में वो एक नोट दे रहे हैं कि दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय with the help of financial leverage first and accordingly requirements के आंसर will also change। उनका प्रॉपर डिस्क्लेमर है ICA मॉड्यूल में भी। ठीक है, हम ऑपरेटिंग से आप ऑपरेटिंग से करो so that we will have uniformity of answer।
लास्ट वाले 35%। 25 में 2.5:1 है, मतलब 2.5, 2.5:1 मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 1। इस टू वन का क्या मतलब होता है, देखो कंबाइंड लीवरेज का सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो इन कंट्रीब्यूशन टू ईबीटी रेशो 2.5:1 है, मतलब सिंपल कंबाइंड लीवरेज का आंसर 2.5। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 2 है। ठीक है, तो इसे आप ऑपरेटिंग लीवरेज से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ऐसे ऐसे मैच कर जाएगा। बट मैं वैसे आपको बोल रही हूँ, आपका मन कर रहा है फाइनेंशियल से करने का, कर लेना, वो आंसर भी ठीक होगा। चलो, बाकी क्वेश्चन में हमें डिस्प्ले में देना है कि हमें इससे सॉल्व करेगा। आपको कैसे पता होगा कि ऑल्टरनेटिव आंसर वुड एग्जिस्ट? आप हाँ एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपके पास एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता कि यू विल प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव आंसर आल्सो, और यू विल इवन वेरीफाई, ट्राई टू वेरीफाई कि सही आ रहा है कि नहीं। बस चलते बनते हो वहां पे तो अपना साथ। तो ये चीज है, सो इवन यू वुड नो कि रहेगा ऐसे। ठीक है, बट हाँ अगर आपको शक हो रहा है, देन नो डिस्क्लेमर नीड्स टू बी मेड। ऐसे खुद अपने सजेस्टेड आंसर में बता के चलता है, आपको नहीं देना ऑल्टरनेट। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से मुझे बताना। अब सीक्वेंस के हिसाब से निपटाएंगे काम, तो 19 को हमारा लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, 21st भी पेंडिंग है आई गेस। यस मैम। अब सीक्वेंस के हिसाब से 21st ही 15 पहला। चलिए 21st की रीडिंग लीजिए और पहली रिक्वायरमेंट का क्विकली आंसर निकालिए। 21st, हाँ जी जी करो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, लीवरेज के आंसर दो और ईपीएस का आंसर दो। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.38। मैम ये 3.7 हो रहा है। ईपीएस इज 3.71।
combined 2.8 1.698 1.698 into 16 financial 1.8 1.22 एक बार ना फाइनेंशियल को 4 डेसिमल प्लेसेस तक खींचो 2264 बेसिकली कोई चीज अगर आपको लग रहा है फर्दर रिक्वायरमेंट में यूज हो रही है ना तो एटलीस्ट उस चीज को तो 4 तक खींचोगे। जैसे यहाँ पर EBIT टू EPS कुछ पूछ रहे हैं तो EBIT टू EPS में हमारी कौन सी लीवरेज एप्लीकेबल है फाइनेंशियल तो स्पेशली फाइनेंशियल का था कि उसको तो 4 तक खींचे जाओ। यहाँ पे combined Operating फॉर्मूला कंबाइंड लीवरेज का प्रेफरेबली अंजलि अपना फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT रीजन बीइंग कि ये ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटेड है और इनको मल्टीप्लाई करके फिर कंबाइंड और अप्रोक्सीमेटेड आ जाएगी। यही आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करके। अच्छा ठीक है वो देख लो कई बार ऐसा होता है कि अपने फॉर्मूला से आंसर बिल्कुल क्रिस्प आ रहा होता है जैसे 2.5 बट ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल करोगे तो मे बी 2.499 ऐसा कुछ रह जाएगा तो बेटर है कि अपना फॉर्मूला यूज कर लो इसका। ऑपरेटिंग को मनी ऑपरेटिंग का 1.3 है। हाँ जी सभी के पास ये आंसर आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए डिटरमिन द लाइकली लेवल ऑफ EBIT इफ EPS इज 4 और 2 और 0। पहले हम EPS इज इक्वल टू 4 पकड़ते हैं बट मुझे बताओ EBIT टू EPS फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट है आपने लिखना नहीं है पहले बात को समझेंगे हम इसमें काम कैसे करेंगे जरा देखो। फाइनेंशियल लीवरेज कहती है परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है 1.2264। आप तो पहले अलग से परसेंटेज चेंज इन EPS पता करोगे। देखो फिलहाल ओरिजिनल EPS कितनी है 3.71 और टारगेट EPS हमें कितनी चाहिए 4 मतलब EPS को इंक्रीज करवाना है और ये परसेंटेज चेंज इसको भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाओ 7.8167% सभी के पास ये है 7.8167 और ये आपके पास आएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT। देखो ये भी एक अजीबोगरीब सी फिगर आएगी बट ये बता दो 7.8167 डिवाइडेड बाय 1.2264 6.37 ऐसा कुछ तो फिर आप बताओगे अच्छा रिवाइज EBIT ओरिजिनल EBIT मेरे पास कितना था इस क्वेश्चन में 26 लाख इसको गिराओगे 6.3737% से आपके पास आंसर आ जाएगा इंक्रीज हाँ इंक्रीज करेंगे EPS इंक्रीज हो रहा है तो 27 लाख ठीक है। अब सोचो अगर तो ये एक ही रिक्वायरमेंट होती चलो EPS को 4 तक लेके जाना है क्वेश्चन खत्म फिर तो चलो फिर भी ये काम कर लेते बट फिर से आप करोगे अच्छा EPS को अब 2 पर लेकर आना है तो मतलब पहले तो 3.71% से वो परसेंटेज निकालोगे फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे फिर एक और बार 0 के लिए ये काम करोगे मतलब 100% डिक्लाइन EPS। तो देखो ये फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है मैं इसको गलत नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक काम बोल रही हूँ बट देयर इज अ बेटर टाइम सेविंग वे टू गो अबाउट। एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनानी है रिवाइज्ड बट वो भी नहीं है 3-3 कॉलम हम बनाए इनकम स्टेटमेंट को ही एक और तरीके से प्रेजेंट करेंगे देखना जरा आप EBIT से इनकम स्टेटमेंट शुरू करवाओ EBIT में से पहले क्या माइनस करते हो इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाता है EBT के बाद क्या करते हो टैक्स तो ये ब्रैकेट को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस P ब्रैकेट से P मतलब का टैक्स रेट तो हमारे पास सीधा पैट आ गया वैसे अगर कोई पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एप्लीकेबल वो माइनस हो जाएगा तो क्या बच गया हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो EPS आ जाएगा तो काइंड ऑफ मैंने इनकम स्टेटमेंट को ही फॉर्मूला में रखती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर पहले केस की बात करूं मेरी टारगेट EPS कितनी है 4 मुझे EBIT ही पता करना है ना इंटरेस्ट मेरा जो था वही रहेगा इंटरेस्ट कितना था बच्चे 4 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ पोस्ट टैक्स एडजस्टमेंट ना तो वो तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो 1 इसके बाद ही आएगा। एक बार आप सोचो इनकम स्टेटमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह कहाँ पर है जो फॉर्मूला लगाते थे उसको फॉर्मूला में ये होता था कि मेरे को अगर कोई आंसर प्री टैक्स बेसिस पे चाहिए तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्री टैक्स पे लेके आओगे इधर आंसर मुझे क्या चाहिए
ईपीएस ही चाहिए ना, तो ठीक काम किया है कि इनफैक्ट हमने शुरू किया था प्री टैक्स से, प्री टैक्स लिखा, फिर उसको पोस्ट टैक्स पे ले आए और माइनस पोस्ट टैक्स, ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, नहीं है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 4 लाख। लो जी, सीधा ईबीआईटी का आंसर आएगा। ऐसे ही सेकंड रिक्वायरमेंट में ईबीआईटी हम कितनी रख टू, ईपीएस 2 रख देंगे, फिर थर्ड केस में ईपीएस 0 रख देंगे, ये थोड़ा सा टाइम सेविंग में होगा टू कैलकुलेट डिफरेंट ईबीआईटी। चलो जी, ये बेटर वे है, तो इसको स्टार्ट कर दो। गलत तो ये भी नहीं है ना, ऊपर वाला भी, पर क्यों करना, यहाँ पे भी हम ईबीआईटी के सेम आंसर पर लेकर जाएंगे। ऊपर भी हमने टारगेट ईपीएस 4 ही रखा था, यहाँ पे भी टारगेट ईपीएस 4 ही रख लें, देख लो ऊपर वाला करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट इज, ये ऊपर वाला काम आपने एक टारगेट ईपीएस के लिए कर लिया, बाकी 2 टारगेट ईपीएस के लिए ऐसे वाला काम टाइम के हिसाब से लंबा पड़ जाए, तो बेटर टू अप्लाई फॉर्मूला इन ऑल ऑफ द केसेस। ये वर्मा की मिलिट्री भी है ना? हाँ जी, हाँ जी। This is 27,65,715 आया मेरा तो, ऊपर 16 आ रहा है बस, 1 रुपए का फर्क है। 14 आ रहा है वैसे तो, राउंड ऑफ करके वो। चलो, अगर 2 रुपए का ही फर्क है, 2 रुपए में टॉफी भी नहीं आ रही। नहीं, मैं तो उसी रहेगी था, मैं नियर अबाउट सेम ही आया। हाँ सेकंड वाले का 16,22,837 हाँ जी। इफ टारगेट ईपीएस इज 2, तो हमारे पास ईबीआईटी का आंसर आ रहा है 16,22,857, ये बता रहे हो ना? यस मैम। ठीक है। एंड इफ टारगेट ईपीएस इज 0, ईबीआईटी का आंसर आ रहा है 480। कंप्लीट कर लीजिए, टेक योर ओन टाइम इन कंप्लीटिंग द कैलकुलेशंस। हाँ जी, डन। सभी के पास आ गए तीनों आंसर। अच्छा, स्पेशली लास्ट केस के बारे में क्या कमेंट देंगे? एक ईबीआईटी है 480 जिस पर ईपीएस 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं? वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0 हो। कंपनी से ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट? फाइनेंशियल ब्रेक इवन। तो इस ईबीआईटी इज इक्वल टू 480 को हम बोलेंगे दिस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन। ठीक है जी, चलो।
Probably the last question for today, question number 27 बच्चे, question number 27. 24 भी रहता है बीच में 24 रहता तो है, but it is similar to 27. तो 27 जहां कवर हो गया, 24 होमवर्क में चला जाएगा. 2016 26 तो क्लास का क्वेश्चन कल होगा, बट पहले मैं चाहती हूँ 27 हम करें. क्वेश्चन नंबर 27 अपने लेवल पर शुरू कर दीजिए. रीडिंग आपकी, एग्जीक्यूशन आपकी. degree 12.43 एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ. टैग सर्वर सभी बच्चे इस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना ईपीएस पर. ये 1.409 समथिंग बता रहा हूँ. 1.409. ठीक है. अभी कंफर्म कर देते सारे आंसर. पहले इनकम स्टेटमेंट बताओ, यहाँ तक आ गई है. इसके बाद आंसर भी आ ही रहे हैं आपके पास. अच्छा, और 9 लीवरेज 1.9 से अभी एक सेकेंड रुक जाइए. पहले आप देखो जितनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, क्या आपने पूरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया इनकम स्टेटमेंट के लिए? यस मैम. एक चीज छोटी है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल लीवरेज. हम ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन ने अपनी तरफ से फाइनेंशियल लीवरेज बता दी, अच्छा है क्वेश्चन, तो हमारा उसका काम भी नहीं था. चलो ठीक है, मे बी कंफर्म हो जाए. कंफर्म करके देखना, करना जरा कंफर्म.
क्या फाइनेंशियल लीवरेज वाकई 1.49 आ रही है जो कि क्वेश्चन बता रहा है? नहीं आ रही। 1.377 नहीं आ रही ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अब गड़बड़ को क्या से ठीक करेंगे बताओ, एनी सजेशंस? हमको क्वेश्चन की बात ठीक प्रूफ करनी है। 1.49 आ रही है तो 1.49 आ रही है। बेसिकली हम ये बोलेंगे कि इंटरेस्ट ये तो है, प्लस देयर विल बी सम एडिशनल इंटरेस्ट, जिससे कि अल्टीमेटली ईबीटी की फिगर चेंज होगी, बट एटलीस्ट इट विल बी इन कंप्लायंस विद फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री जो आपको गिवन है। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तरीके से whenever there is an extra information available with you, अपने तरफ से वेरीफाई कर लो एंड देखो क्या आपने जनरली काम सही किया है कि नहीं किया। मेन हम प्रॉब्लम निकाल रहे हैं बच्चे किसमें, फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, हम ईबीटी में प्रॉब्लम निकाल रहे हैं कि हमने ईबीटी गलत कैलकुलेट की। हम ये नहीं बोलेंगे मे बी ईबीआईटी गलत हो। कई बच्चे सजेशन ही देते हैं मैम इंटरेस्ट रिवाइज करवाने की बजाय आप फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं रिवाइज कराओ, ये भी तो कर सकते हो। बच्चे आप एक बार क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन सामने से बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट 6.96 लाख है, मतलब वो यही है, बट कैसे आपको सामने से बोला इंटरेस्ट यही है जो वो नहीं है। नहीं, वो तो अपनी तरफ से बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन दे रहा था ना, उसने कौन सा बोला इंटरेस्ट की फिगर हम बता रहे हैं। तो मेनली इंटरेस्ट की फिगर हमें खुद से रिवाइज करनी है। एफएल के बच्चे वही बात होगी, अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला से कंट्रीब्यूशन निकालने चलते हो, क्या वो कंट्रीब्यूशन कंप्लाई करती है विद द पीवी रेशियो गिवन टू यू? वो चेक करो। अगर आपने ये काम कर दिया मतलब बेसिकली आप कंट्रीब्यूशन ऑल्टर कर रहे हो अपने लेवल पर। मतलब वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल करो, मे बी कुछ ईबीटी की अलग फिगर आएगी, ईबीटी की अलग फिगर से मे बी कंट्रीब्यूशन की अलग फिगर आती है। मतलब बच्चा कहीं ना कहीं ऊपर वाले पोर्शन को एडजस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ एडजस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन ईबीटी उसके अकॉर्डिंग, यहाँ ईबीआईटी के बाद एडजस्टमेंट होगी। बट अगर सजेशन आती है ईबीटी ईबीआईटी के ऊपर एडजस्टमेंट हो तो वो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमको पीवी रेशो भी कंप्लाई करवानी है, हमको ये भी कंप्लाई कराना है कि फिक्स कॉस्ट ये जो 696 है तो इतना ही है, इसको नहीं हम छेड़ सकते ना। पीवी रेशो को छेड़ सकते हो तो छेड़ किस चीज को सकते हो, फिर इंटरेस्ट में छेड़। ठीक है, तो आपने अपनी कॉपीज में जितना काम किया यहाँ पे आपने बजाना है काटा। बेसिकली कॉपियों में काटा बजा हुआ दिखेगा तभी कल को दिमाग में भी रहेगा कि क्वेश्चन में कुछ थी गड़बड़। चलो, सो व्हाट यू विल डू इज आप फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट, इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ले जाओगे। फाइनेंशियल लीवरेज कितने गिवन है 1.49, ईबीआईटी वही रहेगा जो है, कितना है 1618200, 1618200 माइनस इंटरेस्ट। तो यहां से आप इंटरेस्ट की वैल्यू पता करो। 88,160। वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ रही हूँ मैं। सो बेसिकली इंटरेस्ट इज, एक तो बॉन्ड्स वाला इंटरेस्ट था 444,000 प्लस एडिशनल इंटरेस्ट। तो एडिशनल इंटरेस्ट की मुझे वैल्यू बता रही हूँ 88,160। हाँ जी, 1.49 मल्टीप्लाइड बाय 1618200, 1618200। 11,000 हाँ जी, 2411118 माइनस 1.49 इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1618200, ये बन गया। फिर उसके बाद हमारे पास 1.49 इंटरेस्ट दूसरी तरफ चला गया, इधर ये माइनस 1618411, ये कितना आ रहा है आपके पास 79। हाँ जी, तो हाँ
532160 अप्रोक्सीमेटली। ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट में से ऑलरेडी बॉन्ड्स वाला इंटरेस्ट, तो एडिशनल 88160 चेक। ठीक है। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट है 532160। 951 ठीक है जी, तो आप अपने इनकम स्टेटमेंट को अब करेक्ट कीजिए। आपके पास अब ईबीटी कितना आ रहा है, अब ईपीएस कितना आ रहा है, करेक्ट कर लीजिए फटाफट से। 1.303246। 1.30 ईपीएस, हाँ जी। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं एंड वहां पर आपके पास करेक्ट फिगर्स। ईबीटी आपके पास आ रहा है 1086040। तो ईएटी आपके पास आ रहा है 651624 एंड अकॉर्डिंगली ईपीएस आपके पास आ जाएगा 1.3। ठीक है, एंड बाकी के आंसर स्क्रीन पे लिख रहे हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज तो आपने करेक्ट ही निकाली थी बच्चे, कितनी निकाली थी? 1.43। और अब आप कंबाइंड लीवरेज भी कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज कमिंग टू बी 2.13 आई गेस। ठीक है, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चे, होमवर्क में ले जाइए। बट इस क्वेश्चन में एडिशनल इंटरेस्ट नहीं निकल कर आएगा। बेसिकली आपने इनकम स्टेटमेंट अगर नॉर्मली बनाई है जैसे बनाते हो, वहां पे आप देखोगे फाइनेंशियल लीवरेज एक्चुअली 1.39 आ रही है, जो कि क्वेश्चन भी बता रहा है। यहाँ पर कोई हिडन फिगर नहीं है। ठीक है, तो जितना इंटरेस्ट ये बॉन्ड्स का है बस वही इंटरेस्ट है और कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं निकल कर आएगा। हैविंग सेड दैट, एक बार क्वेश्चन नंबर 24 को ट्राई कर लिया। ठीक है जी, और मैंने अभी यहाँ तक आपको कौन सा क्वेश्चन बताया? क्वेश्चन नंबर 35 बताया और 24 एंड 35। चेक करके देख। चेक करके, हाँ जी, चेक करना विल बी प्रेफरेबल। अच्छा, कम टू एग्जाम क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आपका एक दिन का गैप है, थोड़ा सा और होमवर्क ले जाओ। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 दैट विल बी इन योर होमवर्क। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। ये जो आज ही इसके जैसा क्वेश्चन किया है ये भी चला गया होमवर्क में। 4 5 के लिए रुक जाना अभी। 6 इज ऑल्सो इन योर होमवर्क। एक बार 6 में भी देखो, आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, तो एक बार करना जरूरी से। अच्छा, इधर अर्निंग यील्ड पूछा है। अर्निंग यील्ड हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। हाँ जी, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। आपके पास यहाँ पर एमपीएस गिवन है, ईपीएस आप इनकम स्टेटमेंट से निकाल ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है। इधर कमेंट का ध्यान रखना, कमेंट मतलब एक एक लाइन में डेफिनेशन बताना। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। 9th के लिए अभी रुक जाना, 10th के लिए भी रुक जाना, 11th के लिए भी रुक जाना, बस खत्म। ठीक है जी, चलो, तो अब हम मिलेंगे ट्यूसडे फॉर एफ। कौशी की क्लास 10 मिनट्स के गैप पर होगी, आपको ज्वाइनिंग मैसेज आ जाएगा। होमवर्क रिपीट करना है। एक तो मेन क्वेश्चंस बुक में से 24 और 35। एग्जामिनेशन क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन में रिपीट कर देते हैं। 2 3 4 6 7, बस 2 3 4 6 7।
ठीक है जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।